Hello friends, welcome again in another video on security in contemporary world. अभी तक हम ट्रेडिशनल नोशंस के बारे में बात कर चुके हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. आज हम बात करेंगे न्यू थ्रेट्स टू सिक्योरिटी और न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स. देखिए, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स वो थ्रेट्स हैं जो कि आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत दुनिया भर में बड़े आप कह सकते हो फोकस में आ गए हैं, लाइमलाइट में आ गए हैं. ठीक है, क्योंकि आज हमारा जो नेचर ऑफ थ्रेट्स है वो चेंज होता जा रहा है वर्ल्ड में. तो सबसे बड़ा जो न्यू थ्रेट टू सिक्योरिटी है आज की सिचुएशन में, दैट इज़ टेररिज्म. राइट. आप जानते हैं कि टेररिज्म में कितने कितनी तरह का मतलब हमने वायलेंस देखा है अपनी कंट्री में ही. वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस. हमने टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में देखा है, पंजाब में देखा है, नॉर्थ ईस्ट में देखा है. तो टेररिज्म क्या है? एक तरह का ये पॉलिटिकल वायलेंस है दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इंडिस्क्रिमिनेटली. तो एक इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पॉलिटिकल होता है. मींस जो वायलेंस जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं वो उसको हम जो है वो टेररिज्म बोल सकते हैं. राइट. पॉलिटिकल वायलेंस. और इसमें टारगेट किसको किया जाता है? सिविलियंस को, इंटेंशनली एंड अनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व सिटीजन्स और टेरिटरी और मोर देन वन कंट्री. तो ये जो हम इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा देश की टेरिटरी की हम बात करते हैं इसमें. मतलब वो एक से ज़्यादा देशों की टेरिटरी में भी हो सकता है. टेररिस्ट ग्रुप्स सीक टू चेंज अ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और कंडीशन दैट दे डू नॉट लाइक बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स. Civilian targets are usually chosen to terrorize public and to use the unhappiness of public as weapon against the national government or other parties in conflict. तो टेररिस्ट करते क्या है? एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको ये चेंज करना चाहते हैं. मतलब इनका कोई पॉलिटिकल डिमांड आप कह सकते हो ये होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए लोगों को टेरराइज करते हैं और लोगों के डर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स और जो भी अदर पार्टीज इन्वॉल्व हैं. जैसे कि इंडिया के केस में बात करें तो अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो लोगों को मार के, लोगों के अगेंस्ट वायलेंस करके, इस डर को लोगों की इस लोगों के डर को इस्तेमाल करते हैं. वो करना चाहते हैं वो लोग अपनी विशेस को या अपने डिमांड्स को फॉरवर्ड करने के लिए ऑफ द डिमांड ऑफ आज़ाद कश्मीर, आप कह सकते हो एक तरह से. द क्लासिकल केस ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व्स. अब इसमें होता क्या है टेररिज्म में? क्लासिकल केसेस में हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स. IC-814 अगर आपने कभी न्यूज़ में सुना हो, पढ़ा होगा, जिसमें एक इंडियन प्लेन था, हाईजैक करके उसको कंधार तक ले गए थे, अफगानिस्तान. देन बॉम्ब्स, प्लांटिंग ऑफ बॉम्ब्स इन ट्रेन्स, कैफेज, मार्केट्स एंड अदर क्राउडेड प्लेसेस. और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा, जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा, 9/11 अटैक्स, सितंबर 11 अटैक्स, जिसके बारे में हमने यूएस हेजमनी वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका में अटैक किया गया. ठीक है. और वो अटैक इसलिए भी था, नो डाउट, अमेरिका को टेरराइज करने के लिए और पूरी दुनिया को एक मैसेज देने के लिए कि दैट हाउ पावरफुल एंड हाउ लीथल, हाउ पेनिट्रेटिव दे कुड बी. ठीक है. इन द पास्ट मोस्ट ऑफ द टेरर अटैक्स हैव अकर्ड इन कौन सी कंट्रीज में ज़्यादातर हुए हैं? इन मिडिल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया. हमारे इंडिया में भी बड़े बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो ऐसे हुए हैं. ठीक है. जिसमें बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है. अभी आप देखते हैं, हम तो हमारा काफ़ी क्लोज एसोसिएशन है विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज़. हम देखते हैं, हम लगभग हर दिन हमारे जो न्यूज़पेपर हैं उनमें ये खबर चलती रहती है अबाउट अबाउट द टेरर अटैक्स हैपनिंग इन what do you call Jammu and Kashmir. Let me find. I have just lost the, yeah. So next new source of threat to security is human right violation. Human rights have come to be classified into three main categories, है ना. तीन अलग अलग कैटेगरीज में. फर्स्ट टाइप में आ गए आपके पॉलिटिकल राइट्स, सेकेंड टाइप में आ गए आपके
इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, एंड थर्ड टाइप में आ गए आपके राइट ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक और इंडिजिनस minorities. While there is a broad agreement on the classification, there is no agreement on which set of rights should be considered as universal. अब देखिए ये बात सब समझते हैं कि ये राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से राइट्स को दी जानी चाहिए इसके ऊपर कोई सहमति नहीं है. Since 1990s, developments such as Iraq invasion of Kuwait, genocide in Rwanda, and the Indonesian military killings of people in East Timor have led to a debate on whether or not UN should intervene to stop human right abuse. There are those who argue that UN Charter empowers the international community to take up arms in defense of human rights. देखिए काफ़ी डिबेट है इस बात को लेकर कि ह्यूमन राइट वायलेशन जब होते हैं तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए. तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूएन को इंटरवीन करना चाहिए इस तरह के राइट्स ऑफ अब्यूज़ के वायलेशन पे, और यूएन चार्टर जो है वो इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को एम्पावर करता है कि अगर किस तरह इस तरह का कहीं पे भी वायलेशन होता है जैसे कुवैत, रवांदा और ईस्ट टिमोर में हुआ है, तो उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक्शन ले सकती है. और दूसरी तरह का व्यू क्या कहता है, अदर आर्ग्यू दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इन द पावरफुल स्टेट्स विल डिटरमाइन विच इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन द यूएन विल एक्ट अपॉन. ये बड़ा एक क्रिटिकल है और ये क्वेश्चन मार्क लगाता है यूएन पे कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि यूएन ये डिसाइड तब होगा या उस बात पे डिसाइड होगा कि जो पावरफुल स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड है उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है. अगर उनका नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि ऐसी सिचुएशन में इंटरवीन करना चाहिए तो वो करेगा, अदरवाइज इंटरवीन नहीं करेगा. तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन यू कैन से द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन. फिर अगला हमारा न्यू थ्रेट आ गया ग्लोबल पावर्टी. आज की जो पावर्टी की सिचुएशन है वो बड़ी खतरनाक है दुनिया भर में, है ना. आज जो लगभग पॉपुलेशन हमारी है वो 650 करोड़ के आसपास है, एंड विच विल रीच टू 700 to 800 crores within 25 years and may eventually level up to 900 to 1000 crore. Currently half the world population, दुनिया भर की आधी पॉपुलेशन किन 6 कंट्रीज में ही है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया में. अमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, और ये जो कंट्रीज हैं दुनिया भर की सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में से हैं. पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 years. अगले 50 सालों में 3 गुना हो जाएगी पॉपुलेशन. वेयर एज मैनी रिच कंट्रीज will see population shrinkage in this period and high per capita income and low production and growth, which makes rich richer, and whereas low income and high population and reinforce other countries to make poorer. जो गरीब देश हैं उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, गरीबी ज़्यादा है, और पॉपुलेशन बढ़ने से गरीबी और ज़्यादा बढ़ रही है. एक विशियस सर्कल है. और जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, उनके रिसोर्सेज उतने ही हैं, तो उनके पास वो रिच होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं. द ग्लोबली दिस डिस्पैरिटी contributes to the gap between the north and the south. ग्लोबली हम ये जो रिच और पुअर का गैप है इसको नॉर्थ और साउथ के गैप भी बोलते हैं. साउथ में disparities have also sharpened as few countries have managed to slow down population growth and raise incomes while others have failed to do so. कुछ कंट्रीज साउथ में अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में और अपनी लेवल ऑफ इनकम बढ़ाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन सब नहीं. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट. अच्छा, और दूसरी खास बात क्या है कि ज़्यादातर जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है ना वो इन्हीं एरियाज में हुए हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है. जैसे सब सहारन अफ्रीका, विच इज़ ऑल्सो द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एट द turn of the 21st century more people were being killed in the wars in this region than in rest of the world. जहाँ पर इकोनॉमिक, जहाँ पैसा की कमी है, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, वहाँ पर मारपीट और ये लड़ाई झगड़ा और ये इस तरह की किलिंग्स या क्राइम वो ज़्यादा होता है. तो इसका एग्जांपल ये आपका यहाँ आपकी बुक में भी मेंशन है. ठीक है, 21st सेंचुरी का दिया है कि इस रीजन में 21st सेंचुरी में जितने लोग मरे हैं उसने पूरी बाकी दुनिया में भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं, मिला के मरे. पावर्टी इन साउथ हैज़ ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन. अब पावर्टी की वजह से माइग्रेशन भी हुई है बहुत ज़्यादा साउथ में, ठीक है, फॉर बेटर क्वालिटीज ऑफ लाइफ. दिस हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल political frictions. International laws and norms make a distinction between migrants who voluntarily leave their countries and refugees, those who flee from war. अब हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना वो दो अलग अलग डिस्टिंक्शन देती है, एक माइग्रेंट्स में और एक रेफ्यूजीज में, राइट. तो those who voluntarily leave their countries,
माइग्रेंट कौन है? दोज हु वॉलंटरी लीव दैट, जो अपनी मर्जी से अपनी कंट्रीज को छोड़ देते हैं। रेफ्यूजीज दोज हु फ्ली फ्रॉम वॉर, जो कि लड़ाई या नेचुरल डिजास्टर या पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की डर से अपनी कंट्रीज को छोड़ देते हैं। अब हर स्टेट का जो आप कह सकते हो एजेंडा है टू डील विद माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज इज वेरी डिफरेंट. States are generally supposed to accept refugees, but they do not. Have to accept migrants. अब refugees को तो asylum दे देती हैं states, but migrants के साथ ऐसा नहीं होता. And while refugees leave their country of origin, people who have fled their homes but certain remains within national borders are called internally displaced people. कई लोग तो देश छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विद इन द कंट्री भी लोग जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स का केस है कि कश्मीर से उनको भगा दिया गया और उन्होंने अलग अलग जगह पर हिंदुस्तान में जो है वो लोग रह रहे हैं एज माइग्रेंट्स. So this community has faced a lot of difficulty because of this violence or terrorism in Jammu and Kashmir. The refugee map may tally almost perfectly with the world conflict map. और इसमें एक बड़ी ख़ास बात ये है, देखिए इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया रेड में, कि जो रेफ्यूजी मैप है दुनिया का, अगर उसको और आप कन्फ्लिक्ट मैप को टैली करें तो दोनों परफेक्टली टैली होते हैं. उसका रीज़न ये है कि जहाँ जहाँ रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स थी वहाँ वहाँ कन्फ्लिक्ट भी थे. तो कन्फ्लिक्ट और ये जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, दे गो साइड बाय साइड. Because wars and armed conflict in South have generated millions of refugees seek safe havens. From 1990s to 95, 70 states were involved in 93 wars which killed about 55 lakh people. As a result, individuals and families and at all times whole communities have been forced to migrate because of generalized fear of violence. तो बिकॉज ऑफ वायलेंस इतनी ज़्यादा लोगों को जो है दिक्कतें परेशानियाँ झेलने को मिली. आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक में, हेल्थ एपिडेमिक्स में, जो आज का हमारी करंट सिचुएशन है उसके लिए ये एक न्यू थ्रेट्स बड़ी अच्छे से कवर होता है. देखिए हेल्थ एपिडेमिक्स में आगे HIV एड्स आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, सार्स आ गया और कोविड-19 भी इसमें कवर हो गया. ठीक है. और ये क्या है प्रॉब्लम्स हैं, ये दे आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज. और कैसे स्प्रेड होती हैं? माइग्रेशन से, बिजनेस से, टूरिज्म से. अब जैसे देखिए वुहान से वो वायरस निकला और दुनिया भर में फैल गया है ना. और one country's success or failure in limiting the spread of these diseases affect infections in the other countries. अगर एक कंट्री उसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री पे पड़ता है. अगर चाइना इसको ढंग से कंट्रोल कर लेता कोविड-19 को, तो शायद दुनिया भर में ये हालत नहीं होती. लेकिन उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया और लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं किया प्रॉपर्ली, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं. 2 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे इंडिया में ही हो चुके हैं. तो ये एक बड़ा एक सीरियस थ्रेट है, और मेरे ख्याल से ह्यूमन हिस्ट्री में शायद ही कभी पहले ऐसा हुआ हो, मतलब नियर हिस्ट्री में, कि इतने ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं और पूरी दुनिया जो है एक स्टैंड स्टिल पे आ गई हो. सो by 2003 an estimated 4 crore people were infected by HIV, अगर हम HIV की बात करें, and 2/3 of them in Asia and Africa. अब यहाँ पर एशिया अफ्रीका में ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो है हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुअर कंट्रीज़ हैं, और जो मेडिसिन वगैरह का डेवलपमेंट हुआ भी वो भी उसको अफोर्ड करना है इन कंट्रीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो महंगी दवाइयाँ हैं. अदर न्यू poorly understood diseases are Ebola virus, Hanta virus, hepatitis C, or while also old diseases like tuberculosis, malaria, dengue and fever, cholera, ये भी सारी जो है बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं टू ह्यूमन सिक्योरिटी. इसके अलावा कई ऐसी एपिडेमिक्स हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होते हैं कंट्रीज़ में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के. जैसे आपका मैड काउ डिजीज़ है, बर्ड फ्लू है. ठीक है. तो इसकी वजह से इतना जो एसेट होता है वो जिससे कि जिसको जो बनाने में, उसको रेयर करने में और उसको मेंटेन करने में जो पैसा है वो सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको सारे को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है फिर. सच एपिडेमिक्स demonstrate the growing interdependence of states, making their border less meaningful
than in the past and emphasize the need for international cooperation. इस तरह का जो एपिडेमिक्स है ना, ये एक बात को हाईलाइट करते हैं, इसीलिए इसको भी हाईलाइटेड किया गया रेड में, कि बॉर्डर जो है ना वो मीनिंगलेस है। अब चाइना और इंडिया के बीच में हमारा बॉर्डर हो सकता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या, लेकिन हम इस वायरस को नहीं रोक पाए, हमारा बॉर्डर इस वायरस को नहीं रोक पाया, है ना। तो इसलिए इस बात में एम्फेसिस ज़्यादा दिया जाना चाहिए कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें। मतलब कोई भी नेशन अकेले इस तरह की प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। वी नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और एक्सपेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट mean that we can include one kind of disease or distress in the ambit of security. अलग अलग तरह की वो सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हर एक थ्रेट को भी सिक्योरिटी में इन्वॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देन वी विल लूज द पर्पस ऑफ द of studying the problem of security. Therefore, an issue must share a minimum common criteria, say of threatening the very existence of referent or a state or a group of people, though the precise nature of this threat may be different. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी कंसर्न जब हम उसको मानते हैं, तो कि जो वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट है, जब वो थ्रेट में आए, तब हम उसको एक सिक्योरिटी कंसर्न बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मालदीव्स में फील थ्रेटन। अच्छा, फिर ये वेरी भी करेगी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब मालदीव्स के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है ना, और साउथ अफ्रीका के लिए HIV एड्स हो सकती है, ठीक है। और बोत्सवाना में और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, तुत्सी और हुतू ट्राइब में, ये वहाँ की एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पर एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के कितने, आई थिंक 5 लाख पीपल दे हैव किल्ड। तो ये सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग हो सकती है, या डिजीज से एपिडेमिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि ये जो दुनिया है, हमने बात की कि इसमें जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है ना, इसको एक्सक्लूसिवली हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अगर हमको अपनी सिक्योरिटी के बारे में एज ह्यूमन रेस सोचना है, तो उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट होना ज़रूरी है। सो सिक्योरिटी रिक्वायर्स कोऑपरेशन रादर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से नहीं हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर हम टेररिज्म की बात कर सकते हैं या ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं, वहां पर तक तो ठीक है मिलिट्री का इस्तेमाल। लेकिन जब हम एपिडेमिक्स की बात करते हैं, पावर्टी की बात करते हैं, है ना, तो ऐसे सिचुएशंस में, या नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं, तो उस वक्त तो मिलिट्री का कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह जाता। फार फ्रॉम इफेक्टिव इज टू डाइवर्स स्ट्रैटेजीज दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो हमको ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या होगा कि हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी कि हम इन जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इनको काउंटर कर सकें। कोऑपरेशन बायलैटरल भी हो सकता है, मल्टीलैटरल भी हो सकता है। बायलैटरल जहाँ पर दो कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है, मल्टीलैटरल जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। देन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ अदर प्लेयर्स। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं बायलैटरल अग्रीमेंट्स के अलावा, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इसमें यूनाइटेड नेशन, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, तो और उस पर क्वेश्चन मार्क भी लग रहे हैं उनके काम करने पे, है ना। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, चैरिटीज़ हैं, चर्चेज हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, सोशल एंड अदर डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस कोऑपरेट्स। आपने सुना होगा टाटा ने 1500 करोड़ के आसपास कोई कुछ अमाउंट जो है वो कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया गया, ठीक है। फिर बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है ना। आपने सुना होगा आजकल सोनू सूद इज लॉट इन न्यूज़ कि उन्होंने जो माइग्रेंट लेबर है उनको बहुत मदद की। तो इस तरह के लोग जो हैं ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। Cooperative security may involve the use of force as a last resort, and international community may have to sanction the use of force to deal with government that kill their own people or ignore the misery of the population. तो वायलेंस का या फोर्स का इस्तेमाल जो है सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि अगर कोई सरकार अपने ही लोगों के राइट्स का वायलेशन कर रही है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके अगेंस्ट एक्शन ले।
It may also have to agree to the use of violence against international terrorists and those who harbor them. Non-traditional security is much better than when use of force is sanctioned and applied collectively by international community rather than when an individual country decide to use force on its own. तो जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस जो हमने पहले स्टडी किए थे उसको हैंडल करने में या उसको डील करने में कलेक्टिव सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रादर देन वन कंट्री प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ फेस ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, और हमारी सिक्योरिटी विद इन एंड आउटसाइड बॉर्डर दोनों तरह से हमने इसको चैलेंजेस को फेस किया है। तो हमारी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। हमारी जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है हम उसको स्ट्रेंथन करें। ठीक है, क्योंकि इंडिया हैड अ वॉर with Pakistan in 1947, 65, 71 and 99 कारगिल वॉर, then 62 में चाइना के साथ, और since we are surrounded with two hostile neighbors which have nuclear powers, तो India also conducted nuclear test in 1998, है ना, और हमने उसको यही जस्टिफाई किया अपने गवर्नमेंट ने कि हम अपनी सिक्योरिटी को लेकर इसको बना रहे हैं एंड आर विल बी रिस्पॉन्सिबल इन यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू यूज देम। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैज़ बीन द स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल नॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियन सॉलिडारिटी, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट और यूएन, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए नैम के फॉर्म में बनाया, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि इंडिया एलेज करता है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, उसके अगेंस्ट हमने बात की, है ना। और हमने ये भी एडवोकेट किया कि जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, चाहे वो बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर या केमिकल है, उन सबको ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ऑल्सो आर्ग्यूड इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ यूज नॉन अलाइनमेंट, ये हमने बात कर ली, और हमने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया है। मिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं। यूएन के मिशंस में इंडियन ट्रूप्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इज टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या इस तरह के एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को फेस कर रहे हैं। नागालैंड में, मिज़ोरम में, पंजाब में रह चुका है ये 90s में, 85 के आसपास। कश्मीर में अभी तक चल रहा है। तो इसको हैंडल करना थ्रू नेगोशिएशन एंड डिस्कशन एंड डिबेट, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है ना। और हम कोशिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इसको डेमोक्रेटिकली इन इश्यूज़ को सेटल किया जा सके। Finally, there has been an attempt in India to develop its economy in the way that the vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery. और एक और फाइनल एक स्ट्रैटेजी हमारी ये भी है कि हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है उसको मिजरी और पावर्टी से बाहर निकाला जा सके, ताकि जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो और ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो सकें। Yet democratic politics allows space for articulating the voice of poor and deprived citizens. There is a pressure on the democratically elected government to combine economic growth with human development. हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्टीन्यूसली ये प्रेशर बना हुआ है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को मिलाए, दोनों को अचीव करे। Thus, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं टू सम अप कि डेमोक्रेसी सिर्फ पर एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, रादर it's also a way to provide greater security। और ये एक तरीका है जिससे हम वर्ल्ड को और ज़्यादा सिक्योर और सेफ बना सकते हैं हम सब लोगों के लिए। तो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।